हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ड्रग एक्शन ऑन द जीआई सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। मतलब ऐसे मेडिसिन जो किस पर इफेक्ट करती हूँ, हमारे जीआई सिस्टम पर अफेक्ट करती हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है एंटी डायरियल मेडिसिन के बारे में। क्या रहने वाली है? एंटी डायरियल मेडिसिन। यह आपके डेली रूटीन लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली मेडिसिन होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होता है एंटी डायरियल। एंटी डायरियल को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, जिसके बारे में हमको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है, क्यों नीडफुल होती है, किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, इन सब बातों। क्योंकि ये क्या नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोल ऑफ नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला अपने हाई हील्ड टॉपिक रह सकता है। क्लियर? बात करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी की। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी restore hydration and balance vital solutes sodium, potassium and calcium to maintain the physiological function। यानी कि हमारी बॉडी में हाइड्रेशन को रिस्टोर करने के रिगार्डिंग जो भी वाइटल सोल्यूट्स पाए जाते हैं, क्या क्या, मेनली सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनको मेंटेन रखने के लिए, इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए क्या नीडफुल होती है? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी नीडफुल होती है। इट इज़ यूज टू रिप्लेस लॉसेस फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ये कब यूज़ की जाती है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। इलनेस किस टाइप की? मेनली वॉमिटिंग एंड डायरिया वाली कंडीशन में, या फिर कोई सर्जिकल नीड है। रिक्वायरिंग प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ द डेली मेंटेनेंस, डेफिशिएंट रिप्लेसमेंट एंड ऑनगोइंग लॉसेस ऑफ्टन मॉनिटर्ड थ्रू द लैब रिजल्ट एंड द क्लिनिकल साइंस। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ द थेरेपी। थेरेपी के क्या कंपोनेंट रहने वाले हैं कि किस क्यों कर रहे हैं अपन इन चीज़ों के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस द फ्लूइड, रिप्लेसिंग डेली फिजियोलॉजिकल लॉसेस, यूरिन, स्वेट एंड रेस्पिरेशन थ्रू द यूरिन, स्वेट एंड रेस्पिरेशन। इस वजह से हमारी बॉडी का जो भी फ्लूइड लॉस होता है उसको मेंटेन रखने के रिगार्डिंग। डेफिशिएंट मैनेजमेंट, रिस्टोरिंग फ्लूइड लॉस ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, कैलकुलेटेड बाय द बॉडी वेट चेंज एंड क्लिनिकल डिहाइड्रेशन सीवियरिटी। यानी कि हमारी बॉडी में अगर जो भी वेट लॉस वगैरह, फ्लूइड लॉस देखने को मिल रहा है हमें, तो फ्लूइड लॉस कब होगा? जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। या फिर हम जस्ट अपोजिट बात करें तो डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है? फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है। तो उसको भी मेंटेन रखने के रिगार्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी इसको यूज़ करते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी, करेक्टिंग ऑनगोइंग एबनॉर्मल लॉसेज, हेमोरेज, डायरिया एंड वॉमिटिंग, इन कंडीशन में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर रोल। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मेनली हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि हमें किन किन मिनरल्स, किन किन न्यूट्रिएंट को मेंटेन रखना है हमारी बॉडी के अंदर, किन आयंस को मेंटेन रखना है। तो वो रहने वाले हैं हमारे मेनली सोडियम एंड पोटेशियम। बात करते हैं सोडियम की। कंट्रोल टोटल बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड एड्स नर्व एंड मसल्स फंक्शन। हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में, ठीक है, इसके रिगार्डिंग सोडियम हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम वही बात करें पोटेशियम की। इसेंशियल फॉर सेलुलर ग्रोथ, हार्ट फंक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर? जो पोटेशियम होता है हमारी बॉडी में सेलुलर हेल्थ के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट फंक्शन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं हम बात करें मसल्स को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन कराने में पोटेशियम का रोल होता है। नेक्स्ट होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, वाइटल फॉर मस्कुलर न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। बॉडी की बोन को मेंटेन रखने में कैल्शियम एंड फॉस्फेट का रोल होता है। बात करें मस्कुलर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में मैग्नीशियम काफ़ी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयन HCO3 के बारे में। मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, पीएच रेगुलेशन। बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में? बाइकार्बोनेट आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन थेरेप्यूटिक अप्रोच। किन किन अप्रोच का हम यूज़ कर सकते हैं थेरेपी को मेंटेन रखने के रिगार्डिंग। सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं ORT के बारे में, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। क्लियर? अब ये ORT क्या होता है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन। किस लिए हम ORT को यूज़ करते हैं? मेनली कि कंडीशन कौन सी है? हमारे माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। इसमें हमको यूज़ क्या करना होता है? यूज़ द ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं IV फ्लूइड थेरेपी।
कंडीशन हमने बात करी ORT की, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में तो माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यूज़ क्या करते हैं? मेनली ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को। वहीं हम बात करें IV फ्लूइड थेरेपी के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं? इंडिकेट फॉर द सीवियर डिहाइड्रेशन, इनिबिट टू ड्रिंक और हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन। कैसे कैसे यूज़ करना है बेटा? क्या देखना है अपन को? इंडिकेट फॉर द सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, या फिर ऐसा पर्सन जो इनेबल हो ड्रिंक करने में, यानी कि वो ओरल रूट से क्या नहीं कर सकता ड्रिंक या फ्लूइड को नहीं ले सकता है। और कंडीशन कौन सी है? हाइपोवोलेमिक शॉक की, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिफिशिएट हो चुका है। कॉमन फ्लूइड इंक्लूड 0.9% सेलाइन, मतलब नॉर्मल सेलाइन को हम यूज़ करते हैं। और वहीं हम डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए RL, मतलब हम लैक्टेट रिंगल्स का भी यूज़ करते हैं। इसको जर्नली हमारे मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है? RL बोला जाता है। वहीं बात करें फुल फॉर्म की, अब सबको ऐसा लगेगा सर आगे पीछे लिख रखा है, नहीं जो है सब करेक्ट है, मतलब लैक्टेट रिंगल्स नाम होता है। एक और नाम होता है इसका हार्टमान सॉल्यूशन, याद रखिएगा क्या होता है हमारे हार्टमैन सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटरिंग, रेगुलर असेसमेंट ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम साइन टर्गर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग इसेंशियल टू प्रिवेंट द ओवर हाइड्रेशन और परसिस्टेंट इम्बैलेंस। मॉनिटरिंग करना होता है हमें किसकी? मेनली क्लिनिकल सिम्टम्स की। वहीं बात करें डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हमें स्किन टर्गर को मेनली असेस करना होता है। स्किन टर्गर के साथ साथ और हम क्या असेस कर सकते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन को भी असेस कर सकते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन तो नहीं है। अगर डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग हम ORT या इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी यूज कर रहे हैं, तो हम उसमें और मॉनिटर क्या करेंगे? कहीं बॉडी के अंदर ओवर हाइड्रेशन तो नहीं हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बात करें आपके कम्युनिटी में, बात करें टीचर्स का भी वाइवा वगैरह में, है ना। तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ORS। ठीक, तो इसमें ORS क्या होता है, कैसे हमें यूज करना है, कितनी इसकी ऑस्मोलिटी होती है, कितने ग्राम का होता है, हर चीज के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ORS के बारे में। द रिड्यूस ऑस्मोलिटी ORS न्यू फॉर्मूला रिकमेंडेड बाय द WHO एंड द यूनिसेफ। अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, गाइडलाइन भी किसकी? WHO और यूनिसेफ की। इनके अकॉर्डिंग ORS का नया फॉर्मूला बनाया गया है। उसकी जो ऑस्मोलिटी रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 245 मिलीओस पर लीटर। ऑप्टिमाइज टू ट्रीट द डिहाइड्रेशन बाय रिड्यूसिंग स्टूल आउटपुट एंड लोअरिंग द रिस्क ऑफ द वॉमिटिंग। जो किसको ट्रीट करने के रिगार्डिंग बनाया गया है? डिहाइड्रेशन को। डिहाइड्रेशन भी किस वजह से हुआ है? स्टूल के पास आउट होने से और वॉमिटिंग के वजह से। तो ये क्या कोज करता है? रिड्यूस कर देता है स्टूल आउटपुट को, इसके साथ साथ और क्या लोअर कर देता है? रिस्क ऑफ द वॉमिटिंग को भी डिक्रीज कर देता है। बात करते हैं न्यू ORS रिड्यूस द ऑस्मोलिटी कंपोजिशन पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि ये जो पूरा आपको अमाउंट दिया गया है, ये पूरा अमाउंट कितने वाटर के रिगार्डिंग है? 1 लीटर वाटर के रिगार्डिंग होने वाला है। क्लियर? तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात करें सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl की, अमाउंट देखने को मिलता है इसका हमारे 2.6 ग्राम पर लीटर। वहीं हम बात करें ग्लूकोज एंड एनहाइड्रस की, यानी कि इसका जो अमाउंट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है 13.5 ग्राम पर लीटर। बात करें पोटेशियम क्लोराइड की, KCl, बात करें पोटेशियम क्लोराइड की, इसका अमाउंट कितना देखने को मिलता है हमें? 1.5 ग्राम पर लीटर देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट की, इसका नॉर्मल अमाउंट कितना देखने को मिलता है हमें? 2.9 ग्राम पर लीटर। क्लियर? तो बात करें हम इसके नॉर्मल कंपोजिशन की, तो हमने इसका कंपोजिशन देखा है। ये जो जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो आपके किसके रिगार्डिंग है? पर लीटर के रिगार्डिंग, मतलब 1 लीटर वाटर में ये कंपोजिशन देखने को मिलता है। बात करते हैं इनकी कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन में हम बात करें टोटल ऑस्मोलिटी तो कितना होना चाहिए हमारे? 245 मिलीओस पर लीटर। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक एक एक की बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? सोडियम 75, ग्लूकोज 75, क्लोराइड 65, पोटेशियम 20 एंड सिट्रेट 10 मिलीमोल पर लीटर में देखने को मिलता है। ये इसका कंसंट्रेशन होता है नॉर्मली। बात करते हैं ड्रग थेरेपी के बारे में। ठीक है, अब स्टार्ट होती है आपके फार्मा। बात करते हैं हम ड्रग थेरेपी के बारे में, यानी कि कौन से एजेंट्स हमें यूज करने हैं? मेनली एंटी डायरियल एजेंट को यूज करना है। ठीक है, अब जो एंटी डायरियल एजेंट है, तो डायरिया का मेन कोज क्या होता है हमारे? या तो किसी बैक्टीरिया का,
वायरस का, किसी प्रोटोजोआ का इंटेस्टाइन या स्टमक में इन्फेक्शन हो चुका है। मेनली किस में हो चुका है? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो चुका है। उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज करने के रिगार्डिंग जो भी मेडिसिन यूज की जाती है वो सब हमारे किसके अंदर इंक्लूड होती है? एंटी डायरियल एजेंट्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। क्लियर? काफी ज्यादा वाइड रेंज है इनकी, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में या फिर बात करें सिलेबस में ओनली 2 मेडिसिन को इसने डिस्क्रिप्शन से बता रखा है, तो हमने उसको आगे डील कर लिया है। बात करते हैं ड्रग थेरेपी की। एंटी डायरियल थेरेपी शुड बी कंसिडर्ड व्हेन द सस्पेक्टेड कॉज ऑफ द डायरिया डिसेंट्री इज बैक्टीरिया। मेनली इस टाइप की जो होती है थेरेपी उसको कब यूज किया जाता है? जब भी डायरिया डिसेंट्री वाली कंडीशन है, किसके वजह से हुआ है? बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या फिर मिक्स्ड कंडीशन की वजह से देखने को मिल सकती है। The oral drug of choice for empiric treatment are जो जितने भी हमारे एंटीडायरियल एजेंट रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल है, उनकी हैंड टू हैंड वहाँ पे डोज लिखी हुई है ना, और इनका टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है। तो बात करते हैं पहले फ्लोरोक्विनोलोन्स की। इनके एग्जाम्पल क्या देखने को मिलता है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg, ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg एंड नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg ट्वाइस डेली फॉर 5 to 7 days। यानी कि किस कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन, इनमें से आप किसी एक मेडिसिन को यूज कर सकते हो। सबके आगे डोज लिख रखी है। लेने किस हिसाब से आपको ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, मतलब सुबह शाम के हिसाब से आप ले सकते हैं। कितना टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है इसका? 5 to 7 days इसका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। नेक्स्ट होती है हमारे रिफाक्सिमिन। इसका मेनली जो डोज देखने को मिलती है वो कितनी होती है? 200 mg 3 times डेली फॉर द 3 days। नेक्स्ट अपन बात करें निट्रोमेडाजोल। इसके अंदर कुछ क्लासेस, ये इसकी मेन क्लास, इसके अंदर अलग अलग टाइप की मेडिसिन आती हैं। वो क्या रहने वाली है हमारे? मेट्रोमेडाजोल 400 TDS, टिनिडाजोल 500 mg BD, ओल्निडाजोल 500 mg BD। ये कब तक यूज करनी होती है हमें? 5 to 7 days। वहीं बात करें हम सक्सिनाडिजोल की, तो ये हमें कितना यूज करना होता है? 2 ग्राम स्टेट का मतलब होता है इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको लगा सकते हैं। कौन सी कंडीशन है? इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन निटाजोमाइड। कितने डोज रहने वाली है? 500 mg BD फॉर 5 to 7 days, कवर विद द प्रोटाजोल एंड द हेलमिंथेस। ये मेनली किसके रिगार्डिंग यूज की जाती है? हमारे प्रोटोजोल इन्फेक्शन या फिर हेलमिंथेस इन्फेक्शन के रिगार्डिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें क्यूनिडोक्लार 250 mg TDS 7 डेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोलाजिडोन। ये आपके सिलेबस में दे रखी है अलग से, इसको थोड़ा सही से देख लेंगे हम, इसको डिटेल भी आगे पढ़ेंगे। फ्लोराजोलिडोन, क्या नाम है? फ्लोराजोलिडोन। ये आपके सिलेबस में अलग से दे रखी है। एक टेबलेट और दे रखी है, डाइसाइक्लोमिन। ठीक है। बात करें बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके 2 मेडिसिन को इन्होंने डिस्क्रिप्शन से बता रखा है। मेडिसिन का क्या नाम देने वाला है? फ्लोराजोलिडोन। एंड हम बात करें नेक्स्ट डाइसाइक्लोमिन बता रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं लोपेरामाइड। लोपेरामाइड कैसे यूज करनी होती है हमें? 4 mg ओरली इनिशियली, स्टार्टिंग में आप 4 mg यूज कर सकते हैं, फॉलोड बाय द 2 mg आफ्टर ईच लूजेस स्टूल। और इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम, कि अगर कोई पर्सन है ज्यादा स्टूल पास आउट कर रहा है तो हम उसको 2 mg डोज और एड उसमें कर सकते हैं। मैक्सिमम डोज कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं हम? 60 mg पर 24 आवर, 24 घंटे के अंदर 16 mg डोज को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, एंटी डायरियल आर द ग्रुप ऑफ ड्रग यूज्ड टू रिलीव सिम्टम ऑफ डायरिया एंड इफेक्ट ऑफ इट बट नॉट क्योर द प्रॉब्लम। क्या देखने को मिलता है कि ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ओनली सिम्टम के, जो डायरिया के जो सिम्टम्स होते हैं ना उनको रिसोल्व करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम को क्योर नहीं करते हैं। इसके लिए हमें प्रॉब्लम को अगर क्योर करना है तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि नेलिडिक्सिक एसिड विद द मेट्रोनिडाजोल। क्लियर? क्या बात हुई? हमने क्या देखा? नेलिडिक्सिक एसिड विद द मेट्रोनिडाजोल हमें यूज करना है तो इसका क्योर हमें देखने को मिलेगा। इसका एक्शन क्या रहने वाला है? ओपियम प्रिपरेशन, इनहिबिट द पेरिस्टाल्टिक बाय एक्टिंग द ब्रेन। क्या देखने को मिलता है? ये ऐसी मेडिसिन होती है, इनका एक्शन क्या देखने को मिलेगा कि ये ब्रेन के ऊपर
एक्ट करती हैं, एक्ट करने के बाद क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है पेरिस्टालसिस को। अब अगर पेरिस्टालसिस इनहिबिट हुआ है तो इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज द एक्सपल्सिव कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज एनल स्फिंक्टर एंड इलियोसिकल वॉल टोन। इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी हमारी बॉडी का फीकल कंटेन है उसका जो एक्सपल्सन होना है, एक्सपल्सन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इलियोसिकल वॉल है और जो स्पिंटर्स होते हैं, यानी कि जो एनल स्पिंटर होते हैं, इंटरनल वाला एक्सटर्नल वाला, इनकी भी टोन कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब टोन इंक्रीज हो चुकी है, पेरिस्टाल्टिक डिक्रीज हो चुका है, तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं, और फूड जो भी मतलब फीकल मटेरियल है, फीकल मटेरियल आगे नहीं बढ़ेगा। सिंथेटिक ओपिएट्स क्या होते हैं, डिक्रीज द जीआई मोटिलिटी बाय डिप्रेसिंग द इनिशियल मसल्स एक्शन। और इसके साथ क्या देखने को मिलता है हमें कि ये जितनी भी जीआई मोटिलिटी है उनको कर देते हैं डिक्रीज। डिक्रीज देखने की वजह से इंटेस्टाइनल मसल्स एक्शन डिक्रीज हो जाता है। बात करते हैं डोजेस की। 1 टेबलेट ऑफ 500 mg ट्वाइस डेली फॉर 5 to 10 days। बात करते हैं रूट की, आईवी रूट से यूज कर सकते हैं, ओरली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सिलेबस में दे रखा है डाइसाइक्लोमिन। बात करते हैं डाइसाइक्लोमिन की। दिस ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट स्मूथ मसल्स स्पाज्म ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दिस ड्रग इज यूज्ड इन केस ऑफ इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। मेनली ये किसके रिगार्डिंग यूज की जाने वाली मेडिसिन होती है हमारे, कि जीआईटी के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें जब भी स्पाज्म देखने को मिलता है, मतलब क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, तो उस वाली कंडीशन में मेनली डाइसाइक्लोमिन को यूज किया जाता है। ये ऐसी मेडिसिन होती है जो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम की कंडीशन में भी यूज की जाती है। बात करें डोजेस की, बात करें रूट की। डाइसाइक्लोमिन कम एज अ कैप्सूल, कैप्सूल फॉर्म में भी आती है, टेबलेट फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी आती है। अब कैप्सूल है, सिरप है, टेबलेट है, तीनों को अपन किस रूट से लेते हैं, ओरल रूट से, मतलब माउथ से यूज कर लेते हैं। इट इज यूजुअली टेकन 4 टाइम अ डे। मेनली इसको अपन दिन में 4 बार भी यूज कर सकते हैं। बात करें डोज की, 10 mg to 20 mg 6 hourly and should not be exceed 80 mg पर डे। यानी कि नॉर्मल डोज तो क्या देखने को मिलती है हमें 10 to 20 mg पर 6 आवर, लेकिन 80 mg पर डे से ज़्यादा आप इसको यूज मत करो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेक 30 to 60 मिनट बिफोर अ मील, यानी कि बिफोर अ मील 30 to 60 मिनट आप इसको यूज कर लो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, इट हैज एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट एट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइट, यानी कि क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है किसको, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को। अब अगर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि इनके ऊपर जो मस्कुलर एक्टिविटी वो डिक्रीज देखने को मिल जाएगी। अब मस्कुलर एक्टिविटी डिक्रीज देखने को मिलेगी, जो स्पाज्म वाली कंडीशन हो रही थी, स्पाज्म वाली कंडीशन कैसे हो जाएगी, रिसोल्व हो जाएगी। बात करते हैं कि डाइसाइक्लोमिन को हम कहाँ कहाँ स्पेसिफिकली इंडिकेशन के रिगार्डिंग यूज कर सकते हैं। इट रिलीव्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मस्कुलर स्पाज्म, यानी कि स्पाज्म वाली कंडीशन में, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम वाली कंडीशन में, स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग वाली कंडीशन में आप इनको यूज कर सकते हैं। बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, क्या डाइसाइक्लोमिन को आप कहाँ यूज नहीं करोगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू डाइसाइक्लोमिन एंड एनी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, यानी कोई ऐसा पेशेंट जिसको क्या है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से क्या है, किसी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, कोई एलर्जिक कंडीशन है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या देखने को मिलती है, हम कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। ठीक है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा बात करते हैं होता क्या है, ठीक है ना, टॉपिक बता के नहीं, थोड़ा बहुत चीजें आपको बताएंगे साथ में। क्या होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ये एक क्या मेडिकल कंडीशन होती है। मेडिकल कंडीशन भी क्या हम बात कहें, ये एक टाइप की मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसके अंदर जो आइरिस होता है, आइरिस ब्लॉक कर देता है किसको, आई फ्लूइड को ड्रेन होने से। अब क्या होगा कि अगर फ्लूइड बनेगा तो सही, लेकिन आई के अंदर ड्रेन नहीं होगा। अब ड्रेन नहीं होगा तो इसका क्या देखने को मिलेगा हमें कि प्रेशर के एक्यूमुलेशन के वजह से ऑर्बिटल कैविटी में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रेशर अराइज देखने को मिलता है। वही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा कहलाती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारे, माइस्थेनिया ग्रेविस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, किस चीज के पढ़ रहे हैं, डाइसाइक्लोमिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन अपन देख रहे हैं।
अपन ने देखा किसी को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से अगर एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, डिस्टेंस कर लो, यूज मत करो, अवॉइड करो। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है, आइडेंटिफाई कर रखा है, तो आप वहां पे यूज मत करो। वहीं अपन बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वाली कंडीशन होती है, किसके रिगार्डिंग, डाइसाइक्लोमीन के रिगार्डिंग। लेकिन पहले ये तो बताओ माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है। इट इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लक्चुएटिंग वीकनिंग ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। बॉडी की जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटाओं, वीकनेस देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली दोज कंट्रोलिंग आई मूवमेंट, मेनली अफेक्टेड कहाँ की होती हैं, आई मूवमेंट की, सेवलंग की, और वहीं बात करें फेशियल एक्सप्रेशन की, मतलब आई के मूवमेंट करने में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सेलोविंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सेलोविंग का मतलब होता है किसी चीज को निगलने में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं फेशियल एक्सप्रेशन में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि पर्सन प्रॉपरली फेशियल एक्सप्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरालाइटिक इलियस में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो इलियम वाला पोर्शन है वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां के कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है तब उस कंडीशन में हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग, इनिशियल एटोनी ऑफ एल्डरली या डिबिलेटेड पेशेंट। क्या देखने को मिलता है हमें कि कोई एज्ड पर्सन है, एल्डरली पर्सन है, उसके अंदर हमें इंटेस्टाइनल एटोनी देखने को मिलती है, यानी कि इंटेस्टाइन की जो मस्कुलर लेयर्स होती हैं उनमें जो नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करने का जो टाइम पीरियड होता है वो कैसा हो जाता है, या फिर उनकी जो टोन होती है वो हो जाती है डिक्रीज। अब तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल एटोनी बोलते हैं, यानी कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की टोन का डिक्रीज हो जाना। और वहां पे क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो ये मसल्स वगैरह किसी देखने को बिल्कुल लूज देखने को मिलेंगी। ये मेनली किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ओल्ड एज में, या हम बात करें एल्डरली पेशेंट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन के बारे में। टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या होता है, किसी इन्फेक्शन वाली कंडीशन से या किसी इन्फेक्टिव मटेरियल से जो हमारी कोलोन है, मतलब जो इंटेस्टाइन है, उसकी साइज का एनलार्जमेंट हो जाना। अब अगर ये सब कंडीशन है तो फिर हमें क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है बेटा, हमें डाइसाइक्लोमीन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है। क्लियर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखो। ठीक, बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। इनकी टॉक्सिसिटी क्या देखने को मिलती है। अब टॉक्सिसिटी में हमें मेनली हेडेक, अपसेट, स्टोमक, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, डायलेटेड पिपल, हॉट एंड ड्राई स्किन, डिजीनेस, ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन swallowing, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, हेल्यूसिनेटिंग कंडीशन देखने को मिलती है। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमें क्या होता है, रॉन्ग परसेप्शन होता है। किसके रिगार्डिंग, हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी पेशेंट को क्या लगता है कि कोई चीज़ हमारे आसपास है, कोई बोल रहा है, कोई टच कर रहा है, इस टाइप के सेंसेशन हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप के हेलुसिनेशन मेनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन में हम इंटेस्टाइनल फ्लोरा मॉडिफायर्स। लेटेस्ट है, क्या देखने को मिलते हैं, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स। नॉर्मल नाम है, ये किस लिए यूज की जाती है, मेडिसिन नाम से समझना, इंटेस्टाइनल फ्लोरा मॉडिफायर, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी गट के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं उनकी या तो डेफिशिएंसी आ जाए या वो खत्म हो जाए। तो इस वजह से भी क्या देखने को मिलता है, हमें डायरिया, डिसेंट्री कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर हम वही बात करें किसी टाइप का हमें कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब इन फ्लोरा को अगर हम हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आर्टिफिशियल या मेडिसिन के थ्रू डाल दें तो इस वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें कि नॉर्मली हमारी जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो कैसे हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या रहने वाला है हमारे, मेनली लैक्टोबैसिलस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। समझते हैं होता क्या है। दीज प्रोडक्ट आर यूज फ्रॉम द बैक्टीरियल कल्चर। ये मेनली किसके रिगार्डिंग यूज किए जाते हैं, जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स होते हैं मेनली बैक्टीरिया के कल्चर करवाने के रिगार्डिंग यूज किए जाते हैं। बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल हेल्दी फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ डायरियल कोजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, नॉर्मल हेल्दी फ्लोरा को। कहाँ पे मेंटेन करेंगे बेटा, इंटेस्टाइन के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं, किसके थ्रू करते हैं,
वहाँ पे क्या करते हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसके अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं और डिक्रीज कर देते हैं किस चीज को, कि ऐसे बैक्टीरिया को डिक्रीज कर देते हैं जिसके वजह से क्या होती है, डायरिया कोज हो जाता है। बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल क्या रहने वाला है हमारे, लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल रहने वाला है। किस फॉर्म में देखने को मिलता है, मेनली स्पोरलेक नाम के टैबलेट कैप्सूल आते हैं बेटा, क्या आते हैं, स्पोरलेक, ठीक है। स्पोरलेक अवेलेबल एज टैबलेट और पाउडर फॉर्म, क्या देखने को मिलता है हमें, स्पोरलेक जो होता है टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहीं हम बात करें पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक और ड्रग है, ड्रग का नाम है हमारे फ्लोरालाजिडोन, क्या नाम है, फ्लोराजोलिडोन, ठीक है। क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। इट इज अ नाइट्रोफ्यूरान एंटीबैक्टीरियल एंड नॉन अमाइनो ऑक्सीडाइज इनहिबिटर कंपाउंड। इट इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल डिसेंट्री, बैक्टीरिया एंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, डायरिया। ये क्या होती है, एक टाइप की एंटीबैक्टीरियल एंड मोनो अमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कैसे, कहाँ यूज करना होता है, इट इज यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिसेंट्री, बैक्टीरियल डिसेंट्री की कंडीशन में, बैक्टीरियल एंटेराइटिस की कंडीशन में, वही बात करें फूड पॉइजनिंग, डायरिया में इनको यूज करना होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इट हैज द बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक, कौन सा इफेक्ट रखते हैं ये, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट रखते हैं, मतलब पूरा बैक्टीरिया को किल ही कर देते हैं। किसके अगेंस्ट होता है, मेनली ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि सीजेला है, साल्मोनेला है, एग्जाम्पल देखते हैं ना हम, साल्मोनेला टाइफी, जिसके वजह से टाइफाइड कोज होता है, तो इनको क्या कर देता है, ये बिल्कुल प्रॉपर रूप से किल कर देता है। वहीं और बात करें जियार्डिया, लेम्बिला, ट्राइकोमोनास, इन सब के रिगार्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं। बात करें इंडिकेशंस की, डोजेस की एंड रूट की, इंडिकेशन क्या रहने वाला है, कोलेरा की कंडीशन है, जियार्डियासिस की कंडीशन है, ठीक, तो हम इनको यूज करेंगे। बात करते हैं एडल्ट डोज की, 100 mg 4 टाइम डेली, यूज वाली ड्यूरेशन 2 to 5 डेज, अप टू द 7 डेज इन सेम पेशेंट और 10 डेज फॉर द जियार्डियासिस वाली कंडीशन। मेनली तो आप 7 दिन तक याद यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जियार्डियासिस की कंडीशन है, यानी कि इन्फेक्शन किसका हुआ है, जियार्डिया लेम्बिला का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो हमें कितने टाइम के लिए यूज करना होता है, 10 डेज के लिए यूज करना होता है। बात करें चाइल्ड की, 1.25 mg पर kg 4 टाइम्स डेली, यूजुअली गिवन 2 to 5 डेज और अप टू 10 डेज फॉर द जियार्डियासिस, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हम एंटी डायरियल मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉमन इंडिकेशंस लिखे हैं, ठीक, लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं क्या रहने वाले हैं हमारे कॉमन इंडिकेशंस। ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री एंड डायरिया, ट्रीटमेंट किसका करना है हमें, डिसेंट्री या डायरिया का, तब हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोबिक इन्फेक्शन, अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन किसका हुआ है, अमीबा का इन्फेक्शन हुआ है, समझना ला हूं, इन्फेक्शन किसका हुआ है, अमीबा का इन्फेक्शन हुआ है, तो हम इन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, लाइक द अदर जीआई इन्फेक्शन, यानी कि अगर कोलेसिस्टाइटिस वाली कंडीशन है, बात करें अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन है, तब ये मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन है, डायबिटिक इन्फेक्शन है, स्पेशली ऑफ द फूड, पेशेंट टेकिंग स्टेरॉइड्स, कुछ पेशेंट जो स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं। क्रोनिक डायरिया इन द एचआईवी पेशेंट, एचआईवी पेशेंट है, एचआईवी पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक डायरिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। देन हम बात करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन सब कंडीशन में हम इनको यूज कर लेते हैं। फाइनली बात करें कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि हमें कहाँ कहाँ पर इनको यूज नहीं करना है, ठीक। अब नहीं करने वाली कंडीशन कौन सी रहने वाली है हमारे, हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब पेशेंट को क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी वाली कंडीशन है। चिल्ड्रंस बिलो 2 ईयर ऑफ एज, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 2 साल से कम हो, तब आप इन मेडिसिन को अवॉइड करें थोड़ा। नेक्स्ट होता है इंटेस्टाइनल एंड यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इंटेस्टाइन में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना करे, यूरिनल जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट है इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तब आप इन मेडिसिन को यूज मत करो। एट्रोपिन इंटॉलरेंस, पेशेंट की कंडीशन क्या है कि वो एट्रोपिन को टॉलरेट नहीं करता है, तब भी आप इनको यूज मत करो। नेक्स्ट होता है जॉइंडिस, पेशेंट को अगर जॉइंडिस है, यानी कि बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है,
ठीक है ना। नॉर्मल बॉडी के अंदर अगर बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है, कंडीशन होती है जॉन्डिस की, तो जॉन्डिस वाली कंडीशन में आप एंटी डायरियल मेडिसिन को क्या करो, अवॉइड करो, थोड़ा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखो। नेक्स्ट होता है हमारे कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो नाम होता है हमारे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। कॉमन सी बात है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम हमें इन सब मेडिसिन को क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें साइड इफेक्ट के बारे में। अब साइड इफेक्ट क्या रहने वाले हैं हमारे, नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, फटीग, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्टनेस, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है बेटाओ, इनडाइजेशन, मतलब फूड का प्रॉपरली डाइजेशन न हो पाना हमारे क्या कहलाता है, इनडाइजेशन कहलाता है। मेडिकल टर्म की बात करें डिस्पेप्सिया होता है। नेक्स्ट होता है इंसोम्निया, प्रॉपरली नींद नहीं आती है। नेक्स्ट देखने को मिलता है हमें हर्टबर्न, पायरोसिस वाली कंडीशन होती है। मेटेलिक टेस्ट हो जाता है, यानी कि ओरल कैविटी में पेशेंट को मेटेलिक टेस्ट आने लग जाता है। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है एनोरेक्सिया की, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है। ड्राउजीनेस देखने को मिलती है, लिथार्जिक कंडीशन देखने को मिल जाती है। लास्ट बात करें हम एडवर्स इफेक्ट के बारे में, तो एडवर्स इफेक्ट क्या रहने वाले हैं, फीकल इम्पेक्टेशन, मतलब जो भी फीकल मटेरियल है अब वो बाहर निकलना बंद कर देगा। अब मेडिसिन तो आप किसके लिए यूज कर रहे थे कि बाहर न निकले, एंटी डायरियल मेडिसिन, लेकिन अब ऐसा एडवर्स इफेक्ट आया कि उसने तो उसको पूरा ही ब्लॉक कर दिया, रोक के रख दिया। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फीकल इम्पेक्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें कॉन्स्टिपेशन, इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। डिस्फोरिया, इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। डिस्फोरिया का मतलब होता है कि जो पर्सन है उसको अनईजी फील होता रहता है, उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है अपने आसपास, है ना, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रह पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यार फीकल मटेरियल अगर बॉडी से बाहर पास आउट नहीं होगा तो पेशेंट को हमेशा क्या बना रहेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। वहीं हम नेक्स्ट बात करें स्किन रेशेज और एलर्जी, देन एडवर्स इफेक्ट होता है ड्राई माउथ। बात करते हैं टॉक्सिसिटी की, तो इसमें हमें कोई स्पेसिफिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं देखने को मिलती है। बात करें रोल ऑफ नर्स की, तो रोल ऑफ नर्स क्या रहने वाला है, मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है ना, क्योंकि अपन कंटिन्यू पढ़ते हुए जा रहे हैं तो मन से अपन वो इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। सारी वीडियो कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकेडमिक के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। बात करते हैं रोल ऑफ नर्स की, असेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, जो भी लॉस हो रहा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का उसको असेस करें आप। नोटिफाई द फिजिशियन इफ डायरिया परसिस्ट मोर देन 48 आवर। अब क्या करें, अब आप चीजों को समझें। पेशेंट को अगर डायरिया 48 आवर से ज्यादा कंटिन्यू बना हुआ है, क्या है लालाऊं, 48 आवर से ज्यादा कंटिन्यू बना हुआ है, तो फिर आप जो भी फिजिशियन है उसको नोटिफाई कराएं, आप बताएं कि यार मेडिसिन देने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है। बात करें इफ फूड पॉइजनिंग इज सस्पेक्टेड, अवॉइड द यूज ऑफ एंटी डायरियल। अब समझना चीजों को, अगर किसी पेशेंट को क्या हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है, खाद्य विषाक्तता, खाने के वजह से पॉइजन बन चुका है बॉडी के अंदर, मतलब टॉक्सिसिटी हो गई है फूड की, तब आप क्या करो, अवॉइड करो। किनको अवॉइड करो, एंटी डायरियल मेडिसिन को। क्यों करें, सिंस टॉक्सिक सब्सटेंस नीड टू एग्जिट जीआई ट्रैक्ट। अब आप क्या सोच रहे हो कि अगर पेशेंट को ये फूड पॉइजनिंग, अब फूड पॉइजनिंग हुई है और आप मेडिसिन कैसी दे रहे हो उसको, एंटी डायरियल। अब एंटी डायरियल मेडिसिन दोगे तो यार कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे कम, पेरिस्टाल्टिक हो जाएगा डिक्रीज, तो जो फीकल मटेरियल था टॉक्सिक वाला वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। तो अपन को ध्यान में क्या रखना है कि अगर फूड पॉइजनिंग हुई है और अपन को सस्पेक्ट लग रहा है कि नहीं यार पेशेंट का क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन है, तब जो एंटी डायरियल मेडिसिन होती है उनको आप क्या कर दो, अवॉइड कर दो। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट देखने को मिलता है अलाउ पेशेंट टू यूज लॉट ऑफ फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। पेशेंट को अपन बोलेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करें, ये नर्स की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर, आज का हमारा ये वाला टॉपिक यही कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम था हमारे एंटी डायरियल मेडिकेशंस। इसी के साथ हमारे जो जीआई सिस्टम के ड्रग्स होती हैं वो भी यहाँ पे खत्म होती हैं, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग 3rd एंड 4th सेमेस्टर के लिए एकेडमिक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।